नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोग देखिएगा, जो सीडीपी पेडागोजी होती है इससे रिलेटिव पूरे 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न में आप लोग देखिएगा, जिसमें आप लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक से संबंधित 2-3 क्वेश्चन है और पूरे क्वेश्चन क्या है, पेडागोजी से संबंधित है। आज हम पेडागोजी के जड़ को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसे पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको बता दें, जो टैग वर्ड होते हैं, टैग वर्ड का काफी इसमें खेल होता है। अगर टैग वर्ड की वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो हमारी उस वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए भाषा का प्रयोग? तो बच्चों के भाषा का सौंदर्य परीक्षण होना चाहिए, बच्चों के भाषा प्रयोग की दक्षता होनी चाहिए और भाषा के उच्च ज्ञान का परीक्षण होना चाहिए और भाषा के पाठ्यचर्या के स्तर ज्ञान होनी चाहिए। याद रखिएगा, भाषा के आकलन का प्रयोग मुख्यतः होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देखिएगा, किसी सिचुएशन को देखिएगा, कोई भी प्रश्न देखिएगा, प्रश्न देखने के बाद प्यारे सबसे पहले 4 ऑप्शन देखिएगा। चारों ऑप्शन में उस ऑप्शन को आप सही मानिएगा। सकारात्मक प्रश्न की स्थिति में जो ऑप्शन बच्चे के लिए पॉजिटिव बात कहे, बच्चे को ध्यान में रखते हुए जिस ऑप्शन की परिकल्पना की जाती हो, जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हो, जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय हो, जहां पे वो सीखने के प्रति उत्साहित हो, जहां पे बच्चा को कार्य करने के अवसर प्राप्त हो रहे हो ना, वो ऑप्शन सही होता है। तो बच्चे के भाषा सौंदर्य का परीक्षण और कि बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता देखिएगा। यहाँ पे भाषा प्रयोग की क्षमता बच्चा कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, जो भाषा आकलन का प्रयोग कर रहा है, वहां पे भाषा प्रयोग की क्षमता जो उसके अंदर होती है ना, उसके द्वारा वह भाषा आकलन का प्रयोग करता है। भाषा के उच्च ज्ञान का परीक्षण, छोटा बच्चा है, उच्च ज्ञान जैसी बात होगा नहीं। भाषा के पाठ्यचर्या के स्तर ज्ञान का इससे ये भी रिलेशन नहीं रखता है। बच्चों के भाषा सौंदर्य का परीक्षण ये भी नहीं होगा। भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? तो बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट की बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है। रचनात्मक आकलन करना है और रचनात्मक आकलन का सबसे अच्छा तरीका, अच्छा उपाय क्या होता है? तो कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना, और कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, और कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छाटो, और कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छाटो। याद रखिएगा, ये भी पेडागोजी से संबंधित वही बात मैं कहूंगा। देखिए, इस चारों ऑप्शन में से बच्चा कहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव रह रहा है, बच्चा कहां पे सबसे ज्यादा सक्रिय रह रहा है। तो रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका होता है कि कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जब बच्चा पूरी कहानी को पढ़ेगा और कहानी पढ़कर उसमें से प्रश्न निर्माण करेगा ना, तो याद रखिएगा, प्रश्न निर्माण वही व्यक्ति कर सकता है जिसको उसका सही आंसर पता होता है। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी में सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। ए नंबर कह रहा है कहानी पढ़ लेगा और पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे देगा, ये तो आसान है। यहाँ पे बच्चा रचनात्मक आकलन नहीं करेगा। यहाँ पे कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छाटो, ये भी छाट लेगा। कहानी पढ़कर 5 मुहावरा छाटो, ये भी छाट लेगा। लेकिन कहानी पढ़कर बच्चा को जब प्रश्न बनाना होगा ना, तो यह रचनात्मक आकलन की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका क्या है? तो भाषा प्रवाह और इसके बाद अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका के बारे में बात करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा भाषा प्रवाह। यहाँ पे देखिएगा एक शब्द है दोस्तों, भाषा प्रवाह। भाषा प्रवाह और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने अंदर की जो कौशल होते हैं ना, अपने अंदर का जो भाव होता है ना, उस किसी के सामने प्रदर्शित करना। याद रखिएगा, तो भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका क्या है? लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और यहाँ पे मौखिक वार्तालाप, और इसके बाद इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, भाषा प्रवाह और व्यक्ति का बात क्या है? जो अपने मुंह से, भाषा प्रवाह का मतलब जिसमें लय हो, जिसमें आपका गति हो, जिसमें तुक ताल हो, उसका मतलब है कि भाषा प्रवाह से। तो जैसे जो भाषा को बोलकर प्रयोग किया जाए, जो भाषा को बोलकर प्रयोग किया जाए, किसी के सामने व्यक्त किया जाए, वही भाषा के बोलने की अभिव्यक्ति कौशल होता है। और अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका, मतलब जिसमें आवाज निकले, वह क्या होता है प्यारे? मौखिक वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। जो मुंह से बातचीत की जाती है उसी को मौखिक वार्तालाप कहते हैं। इस बात को याद रखेगा। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने का सर्वाधिक मदद करता है। कौन सा ऐसा पद्धति है, कौन सा ऐसी उपाय है जो बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने का सर्वाधिक मदद करता है। क्रमिक प्रगति मतलब एक क्रम से उसका जो डेवलप होता है, जो विकास होता है, क्रम बाय क्रम विकास को बताने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। पोर्टफोलियो करता है, कि आपका लिखित परीक्षा करती है, कि अवलोकन करता है, कि आपकी जांच सूची करती है। याद रखिएगा, जहां आपको पोर्टफोलियो मिले ऑप्शन में, और जहां देखिएगा पोर्टफोलियो होता क्या है, तो यह एक प्रकार की फाइल होती है और जिसमें बच्चे के जो ज्ञान स्तर होते हैं ना, उसका विवरण लिखा होता है। बच्चा किस स्तर पे क्या सीख रहा है, बच्चा कहाँ पे, जैसे बच्चे की जो नाकामी होती है, बच्चे की जो कमियां होती हैं, बच्चे की जो विशेषताएं होती है, बच्चे की जो अच्छाई होती है, सब पोर्टफोलियो में उसका वर्णन होता है। याद रखिएगा, तो बच्चों की भाषाओं क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने का सर्वाधिक मदद करने वाला तरीका है पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो में बच्चे के जो उसकी प्रगति होती है, जो उसका डेवलप होता है, स्टेज बाय स्टेज उसके डेवलप जो होते हैं ना, उसके टीचर उस फाइल में बच्चों के लिखे होते हैं और कोई भी लोग उसको पढ़कर उसके बारे में पता लगा सकता है कि बच्चा कहाँ पे है, किस स्तर पे है, क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, सब पोर्टफोलियो में इसका वर्णन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेगा। यहां पे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, यदि तुम्हें डलिया भर के आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? इस कथन का उद्देश्य है। याद रखिएगा, यहां पे एक बात कही जा रही है, जो एक बच्चे को कहा जा रहा है कि तुम्हें अगर डाली भर के आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? बच्चों का मौखिक परीक्षा लेना, कि बच्चे के गणित की ओर अभिवृत्त करना, कि बच्चे के नए शब्दों से परिचित कराना, कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। देखिएगा कितने मेरे ऐसे लोग होंगे जो इस प्रश्न को पढ़ के चारों ऑप्शन देख के और वह एक ऑप्शन अपने माइंड में सेट कर लिए होंगे। चलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने से पहले आपको देखेंगे 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, बच्चे के दृष्टि से, या बच्चा किस प्रश्न में सबसे ज्यादा वह खोजबीन कर रहा है, कहां किस प्रश्न में बच्चे के मानसिक विकास सबसे ज्यादा हो रहे हैं, बच्चा कहां पे सोच कर रहा है, कहां पे तर्क कर रहा है, कहां पे एक दूसरे की खोज अन्वेषण के प्रति उत्साहित है। तो बच्चा मौखिक परीक्षा लेना चाहता है, बच्चों को गणित की ओर अभिवृत्त करना चाहता है, बच्चों को नए शब्द से परिचित कराना चाहता है। नहीं, यहाँ पे देखेगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ऑप्शन नंबर कौन सी प्यारी, ऑप्शन नंबर डी है ना, यहाँ पे बच्चा बहुत एक्टिव है। क्योंकि अगर बच्चे को डलिया भर के आम दे देंगे तो पूछा जा रहा है कि इस आम को आप क्या करोगे, तो बच्चा के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। यह प्रश्न ऐसा है कि बच्चा चिंतन कर रहा है, बच्चा थिंकिंग कर रहा है, बच्चा सोच रहा है, बच्चा अपने अनुभव को बता रहा है कि हम इस डलिया के आम का ए करेंगे, हम इस डलिया के आम का ए करेंगे। बच्चा तरह तरह के उसके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब मानव शरीर, याद रखिएगा, जब किसी बालक को या किसी मनुष्य को आप प्रशिक्षण देते हैं, याद रखिएगा प्रशिक्षण का मतलब होता है कोई ट्रेनिंग देना, और जब आप उसको एक ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेनिंग जो होती है वो दूसरे भाग में जो कुछ आप सीखते हैं उसमें जब काम आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, उसे बोलते हैं ऊर्ध्व अंतरण, उसे बोलते हैं क्षैतिज अंतरण, कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जावे या दूसरे कार्य को सिखाने में पहले भाग का उपयोग किया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कोई एक प्राप्तांक होता है, प्राप्तांक का मतलब होता है अंक। क्या होता है प्यारे? प्राप्तांक का मतलब होता है अंक, जैसे 1 2 3 4 5। तो इस तरह ऐसे अंक होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसे ऐसे होते हैं। तो दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? जैसे 1 1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर दे, यहाँ पे 1 नंबर मिल जाए, किसी को 2 नंबर मिल जाए, पुनः 1 नंबर मिल जाए, फिर 4 नंबर मिल जाए, पुनः 1 बार मिल जाए, फिर 5 नंबर मिल जाए, फिर इसके बाद 1 नंबर मिल जाए। तो ऐसे कराए
तो ये कोई किसी विषय का प्राप्तांक है, याद रखेंगे। और जो प्राप्तांक में सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, जैसे एक एक देखिएगा, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, एक जो है पूरे 4 टाइम बार आ रहा है, 4 बार आया है। तो देखिएगा जो शब्द सबसे अधिक बार आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता हो तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, कि प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, कि उसे सीखना कहते हैं, कि सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। याद रखेगा, जैसे किसी ज्ञान को आप सीख रहे हैं, जैसे आप कुछ सीख रहे हैं तो पहले आपने कुछ सीखा है, उस चीज़ को इसमें सीखने में जब आप लोग प्रयोग करते हैं तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रशिक्षण स्थानांतरण, लेकिन ऑप्शन जो आप देखिएगा तो आपको मिलेगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव ट्रेनिंग स्थानांतरण। मतलब इसमें ये होता है कि आप पुरानी बातों को, सीखी हुई बातों को नई बातों को सीखने में यूज करते हैं, तो यही जो अनुभव होता है ये सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? स्मरण और पुनः स्मरण, 2 शब्द आया है, स्मरण और पुनः स्मरण। और सीखी हुई बात को याद रखिएगा, जो बात आप सीख लिए हैं उसको स्मरण आपने कर लिया और पुनः उसको स्मरण कर रहे हैं, और इसकी असफलता, यहाँ पे एक शब्द है असफलता। याद रखिएगा, सफलता नहीं है, असफलता है। अगर सफलता होता तो इसका ऑप्शन आपका स्मृति सही हो जाता। कल्पना करना बात कर रहा है कि स्मृति करना बात कर रहा है, कि यह विस्मृति कहलाएगी कि यह ध्यान कहलाएगा। तो सीखी हुई बात को स्मरण करने हेतु, रखने हेतु पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, जब हम किसी बात को स्मरण न रख पाएँ तो उसे हम लोग अपनी स्मृति में उसको सजोए न रख पाएँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मृति बोलते हैं। और स्मृति में अगर सजोए रखते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते। लेकिन आप लोग अपनी स्मृति में उसको सजोए नहीं रख पा रहे हैं, उसको आप लोग इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं, उस ज्ञान को आप सजोए नहीं रख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? विस्मृति कहलाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चों के लिए लिंग स्टेरियोटाइपिंग और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी रणनीति है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन आपके सामने है। लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा, लिंग विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देना, और लिंग सामूहिक नाटक समूह, और लिंग अलग अलग बैठने की ये विशेषता। तो याद रखेगा, लिंग स्टेरिंग टाइपिंग और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करना है दोस्तों, तो लिंग पूर्वाग्रह के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों? चर्चा करेंगे। लिंग के हम पूर्वाग्रह को बारे में चर्चा करके बताएंगे कि लिंग पूर्वाग्रह क्या क्या है, क्या क्या लिंग असमानता है, क्या क्या ये रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, उसे हम तर्क वितर्क करेंगे, उनके साथ हम मौखिक वार्तालाप करेंगे। इस बात को याद रखेगा। तो लिंग पूर्वाग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लिंग पूर्वाग्रह को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग क्या तैयार करेंगे प्यारे? प्रभावी रणनीति बनाएंगे। लिंग पूर्वाग्रह को कैसे खत्म करेंगे, मतलब यह काम लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, केवल लड़का ही नहीं कर सकता। ऐसी जो विचारधारा है, जो रूढ़िवादिता है, उसको खत्म करने के लिए हम तरह तरह की रणनीति का काम बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, बच्चों के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन एक पियाजेटियन का निर्माण है? याद रखेगा, पियाजेटियन क्या है? तो पियाजे समूह से संबंध रखने वाले जो लोग हैं उन्हें हम लोग पियाजेटियन बोलते हैं। तो यह क्या है? तो यह स्कीम्स है कि अवलोकन संबंधित अधिगम है, कि आपका कंडीशनिंग करना है, कि सुदृढ़ीकरण करना है। याद रखेगा, बच्चों के संदर्भ में या संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक पियाजेटियन निर्माण है? तो स्कीम्स क्या है दोस्तों? यह पियाजेटियन निर्माण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को रैंक प्राप्त कराना, बच्चों की स्पष्टता और संबंधित अवधारणा के बारे में भ्रम को समझना, छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेवल करना, और रिपोर्ट कार्ड में पासिंग या फेल को चिन्हित करना। याद रखिएगा, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य ये नहीं होता है दोस्तों कि आप लोग बच्चे को चिन्हित करेंगे पास और फेल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। छात्रों को उनके अनुसार के
छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार आप लोग लेबल नहीं करेंगे, किसी भी छात्र को उसके स्कोर के अनुसार आप लोग उसको श्रेणीबद्ध नहीं करेंगे, उसको अलग बैठाएंगे नहीं, छाटेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। यह निगेटिव टैग आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। छात्रों को आप लोग रैंक नहीं कभी प्रदान करिएगा। रैंक मूल्यांकन पद्धति का प्रथम उद्देश्य रैंक प्राप्त कराना नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है तो बच्चों की स्पष्टता और संबंधित अवधारणा के बारे में भ्रम को समझना होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं तैयारी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी तैयारी करनी चाहिए और को सक्रिय रूप में तैयार करना चाहिए और की तैयारी को बाधित करना चाहिए। याद रखिएगा। सबसे पहले आपको प्यारे बताएंगे समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा क्या होती है? वह कक्षा जिसमें समान धर्म को न रखा जाए प्यारे, किसी भी धर्म, ऐसे कहिए। एक समावेशी कक्षा का मतलब होता है किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, शेप, आकार, आकृति भिन्न भिन्न समुदाय से, किसी भी देश के अलग अलग भागों से आने वाला बालक जो एक छत में एक साथ पढ़े, उसे हम लोग समावेशी कक्षा और समावेशी शिक्षा की संज्ञा देते हैं। तो याद रखिएगा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं तैयार करता है तो तैयारी नहीं करना चाहिए, ऐसे तैयार करने की नहीं करनी चाहिए, कभी कभार तैयार करनी चाहिए, नहीं हरदम तैयार करनी चाहिए, कि तैयारी को बाधित करना चाहिए, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि सक्रिय रूप में तैयार करना चाहिए। जो टीचर समावेशी कक्षा में जो भी बातें बालक को बताता है उसको सक्रिय रूप में तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक आपका विकार दिया है, डिसलेक्सिया वाले बच्चों की प्राथमिक विशेषता में शामिल है। क्या प्राथमिक विशेषता में शामिल है? ध्यान घाटे के विकार, विचलित सोच पढ़ने में प्रवाह, धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता, दोहराए जाने की लोकोमीटर क्रिया में संलग्न होना। याद रखिएगा, जब डिसलेक्सिया की बात किया जाएगा तो डिसलेक्सिया जो बच्चे के अंदर ऐसा विकार है, याद रखिएगा, जो बच्चा पढ़ने में असक्त होता है। याद रखिएगा, जब पढ़ने में बच्चा आसक्त होगा तो उस बच्चे के अंदर क्या होगी प्यारे? डिसलेक्सिया होगा। इस बात को याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, धारा प्रवाह और पढ़ने में असमर्थता होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया वाला बच्चा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं बाल केंद्रित। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है, पाठ्य पुस्तकों पर विशेष निर्भरता करता है, बच्चों के अनुभव को प्रधानता देता है, रटे स्मरण करता है, लेबलिंग और श्रेणीकरण का छात्रों की क्षमता के आधार पर करता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किसको बढ़ावा देता है? तो बच्चों के अनुभवों की प्रधानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन आप चारों देखिएगा। चारों ऑप्शन देखने में ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढ कर निकालना है कि बच्चा कहाँ पे एक्टिव है, कौन ऑप्शन बच्चे के पक्ष में कह रहा है, कहाँ पे बच्चा बच्चे के भाव को बढ़ा रहा है, कहाँ बच्चे के सकारात्मक भाव को प्रदर्शित कर रहा है, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बढ़ावा देता है बच्चों के अनुभवों को प्रधानता देना, इसका मुख्य लक्ष्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य इसकी प्रमुखता होती है। ये बात को याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के क्या होते हैं? तो एक दूसरे के पूरक होते हैं भावनाएं एवं अनुभूति। तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, पूरी तरह से अलग होते हैं, नहीं अलग होते हैं। भावनाएं एवं अनुभूति एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों? संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा बात जहां पे करें ना उसको सही करिएगा। कि स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, से संबंधित नहीं होते, ऐसा होगा नहीं। अब ऑप्शन आपका बचा के साथ अंतर बुना होता है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या होते हैं प्यारे? जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका संबंध होता है कि इनका भावनाएं एवं अनुभूति का एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने के लिए बहुत जगह मिलती है, यह इंगित करता है। ईवीएस को रट के माध्यम से सीखा जाता है, ईवीएस को जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है, ईवीएस बाल केंद्रित होती है, ईवीएस शिक्षक केंद्रित होती है। सबसे पहले जो नकारात्मक प्रश्न है उसको छाटिए। देखिए यहाँ पे ईवीएस शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है। एक गलत हो गया। ईवीएस को रटना, कभी किसी चीज को रट के बालक को याद नहीं कराना, इसलिए ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ये देखिएगा, अब 2 ऑप्शन आपके सामने आए हैं। ईवीएस को जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है, बात सही है। ईवीएस बाल केंद्रित होती है, ये भी बात सही है। अब देखिएगा, जब आपको ऐसे भ्रम में फंसा देना दोस्तों, तो देखिएगा कौन ऐसा ऑप्शन है जो बच्चा के लिए सबसे अच्छा होगा।
तो ईवीएस जो होता है ना, वह जानकारी के माध्यम से सीखा जरूर जाता है, लेकिन ईवीएस कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक को ध्यान में रखते हुए उसकी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए, उसकी सिलेबस तैयार किया जाना चाहिए। ईवीएस बाल केंद्रित होना चाहिए, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो याद रखेगा प्रतिदर्श सिद्धांत का, फ्लीफुड इन क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड सिद्धांत का। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधकों के रूप में देखते हुए निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया है? एक शब्द है सामाजिक और सांस्कृतिक। आपको बता दें, कहीं भी आप कोई भी परीक्षा दीजिएगा, जहाँ पे सीडीपी पूछे और जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करें और जहाँ पे मनोवैज्ञानिक पूछ दे कि इसके कौन सिद्धांत दिए हैं, जहाँ पे समाज शब्द ही आ जाए ना प्यारे, जहाँ पे सोशलाइजेशन की बात ही कर देना, वहाँ पे बिना सोचे बिना समझे आप 99% स्थिति में चले जाइएगा। किसके साथ? लेव वाइगोस्की के साथ। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ जुड़ के सीखता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भाषा के अधिग्रहण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि क्या है? तो प्रसव पूर्व अवधि है, बचपन की अवधि है, मध्य बचपन की अवधि है, किशोरावस्था है। तो भाषा के अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब होता है सीखना और सीखकर अपने अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर ग्रहण करना। तो विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था। ये नहीं है दोस्तों जिसको गर्भ अवस्था बोलते हैं, बच्चा गर्भ में नहीं विकास करने लगता है, सीखने लगता है। भाषा देखिएगा, विकास तो होता है गर्भावस्था में, लेकिन भाषा का अधिग्रहण करना प्रसव पूर्वावस्था में नहीं होता है, अर्थात गर्भावस्था में नहीं होता है। बच्चा जो होता है यहाँ पे किशोरावस्था में भाषा विकास का प्रथम अवधि नहीं होता है। जो बच्चे के भाषा विकास अधिग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण अवधि है वह बचपन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता और तर्क क्षमता। याद रखिएगा, संज्ञान के स्तर पर विकसित की बात कर रहा है और किसका बात कर रहा है? भाषा की। तो भाषा की आसानी से अनुदित होती रहती है कहाँ पे दोस्तों? तो भाषा क्षमता में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे कि शिक्षा में फ्राबल का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका विकास ये किए हैं? एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्राबेल, और फ्राबेल का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या योगदान है? इन्होंने एक पद्धति की खोज की है जिस पद्धति का नाम है किंडरगार्टन। क्या है दोस्तों? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन पद्धति होती है जो खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना। याद रखिएगा, फ्राबेल साहब कहाँ के निवासी हैं? तो ये जर्मन के एक महान मनोवैज्ञानिक हैं और ये देते हैं किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति का मुख्य उद्देश्य होता है खेल खेल में बच्चे को शिक्षित करना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले अब देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको एक शिक्षक बनना है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा रखेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। कोई भी बालक आप जब कक्षा में पढ़ा रहे हों और कोई भी बालक कक्षा में लेट आ रहा हो तो एक सफल टीचर के नाते आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसको दंड नहीं देंगे, उसके अभिभावक को सूचित नहीं करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप करेंगे कारण जानने की कोशिश करेंगे, आखिरकार बच्चा क्यों लेट आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, वातावरण का और आर्थिक कारकों का। याद रखिएगा, जो बालक के विकास का परिणाम होता है वह अनुवांशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का होता है, अर्थात इसको वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया याद रखेगा। यह हिंदी में, ईवीएस में और इसके साथ आपका सीडीपी में तीनों जगह ये पूछ देता है कि बालक का विकास परिणाम क्या है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों को आप कैसे शिक्षित कर सकते हैं? तो मुख्य धारा में डालकर, ऐसा कुछ नहीं है, समावेशी शिक्षा द्वारा, अर्थात समान शिक्षा देके उस बालक के साथ जो बालक बहुत तेज है, प्रतिभाशाली है, तीव्र बुद्धि का है, उसके साथ आप निःशक्त बालक को भी बैठाएंगे, समान शिक्षा उसे प्रदान करिएगा। मतलब समावेशी शिक्षा देके निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पढ़ना सिखाने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? कौन सा ऐसा उपकौशल है जो अनिवार्य नहीं है पढ़ना सिखाने के लिए? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, और इसके बाद वर्णमाला याद करने का कौशल और अनुमान लगाने का कौशल। याद रखिएगा, पेडागोजी से जो भी प्रश्न बनते हैं सीडीपी को प्यारे ध्यान रखिए, पेडागोजी के आपके 80 से 90% जो प्रश्न होंगे आपके वहीं से हल हो जाएंगे। याद रखिएगा, मैं बताया हूं कि बच्चे को कभी रटाना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं कराना है, बच्चे को कोई चीज़ रटाना नहीं है, यहाँ पे वर्णमाला याद कराने का कौशल नहीं करना चाहिए। तो कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? तो वर्णमाला याद करने का उपकरण जो है अनिवार्य नहीं है। तो गलत का गलत वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मकता, विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरों के साथ झगड़ना और जिज्ञासा। याद रखिएगा, अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासा है तो प्रतिभाशाली होगा, अभिव्यक्ति में नवीनता होगा तभी भी प्रतिभाशाली होगा, सृजनात्मकता में विचार होगा तभी भी बालक प्रतिभाशाली होगा। लेकिन दूसरों के साथ जब झगड़ेगा ना दोस्तों, तो याद रखिएगा यह प्रतिभाशाली न होने का यह संकेत है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन गलत पूछा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो कौन नहीं है? जब बच्चा किसी से झगड़ा करे, बच्चा बार बार में झगड़ने लगे, बच्चा बार बार में झगड़ा लड़ाई करने लगे, तो बच्चा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि और उपयुक्त सभी विधि। तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व विभिन्नता पर आधारित जो विधि है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर की बात करेंगे, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा, किंडरगार्टन पद्धति के जो जन्मदाता हैं रूसो हैं, फ्रावेल हैं कि पेस्टोलॉजी हैं कि इनमें से कोई नहीं है। याद रखिएगा, फ्रावेल नामक वैज्ञानिक ने किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं और एक खेल खेल में बच्चों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और एक कहाँ के दोस्तों? जर्मन से बिलोंग रखते हैं। याद रखिएगा, जर्मनी से। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बात को सीखेंगे, इस बात को जानने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनेटिका प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो विनेटिका प्रणाली है एक, और उसके जन्मदाता कौन है? कार्लटन वासवर्न है कि आपके ओविड डे क्रोली हैं कि आपके W.A. बट हैं कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जो आपकी विनेटिका प्रणाली है इसका जन्मदाता जो है कार्लटन वासवर्न है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। तो अगर आप लोग अब तक अभिषेक एकेडमी के परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही।